हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू कलर्स। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th में राजनीतिक विज्ञान की वर्कशीट करेंगे 66 और ये वर्कशीट आपको 17 दिसंबर को मिलेगी बच्चों। तो चलिए वर्कशीट शुरू करते हैं और इसमें आज हम देखेंगे कि राजनीतिक दल से जुड़े हुए 3 से 5 नंबर के जो प्रश्न हैं वो इस वर्कशीट में आए हुए हैं। ये हमारी राजनीतिक दल वर्कशीट का रिवीजन वर्कशीट है और इसमें हम पढ़ेंगे राजनीतिक दल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन जो संभावना है कि आ सकते हैं बोर्ड के एग्ज़ाम में। और यहाँ पर एक अनुच्छेद भी दिया हुआ है, उस अनुच्छेद से रिलेटेड 4 क्वेश्चन हैं जैसे कि हर वर्कशीट में आ रहा है इस दौरान। तो चलिए अब ये वर्कशीट हम शुरू करते हैं और पढ़ते हैं कि हमारे राजनीतिक दल से रिलेटेड कौन कौन सी क्वेश्चंस जो हैं वो हमें सॉल्व करने हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है बच्चों, राजनीतिक दलों के कार्य लिखिए। तो राजनीतिक दलों के क्या कार्य होते हैं? ये सरकार और जनता के मध्य सेतु यानी कि उनके बीच में एक बिचौलिए का काम करते हैं। ये राष्ट्र हित के अनुकूल जनमत बनाते हैं कि क्या इनकी नीति होनी है, ये जनमत के अकॉर्डिंग हो कि ताकि जनता इनको पसंद करे। निर्वाचन के समय प्रत्याशियों का चयन करते हैं कि किसको चुनाव में खड़ा करना है। शासक दल की निरंकुशता पर रोक लगाने का प्रयास करते हैं, यानी कि जो सत्ता में है वो सरकार निरंकुश ना हो जाए, ये पूरा प्रयास करते हैं। अगला है निर्वाचन में विजय प्राप्त करना और सरकार बनाना इनका प्रमुख कार्य है। यानी कि किसी भी राजनीतिक दल का प्रमुख कार्य क्या होता है? सत्ता में आना, ठीक है, सरकार बनाना। तो विजय प्राप्त करना और सत्ता में आना ये इनका मेन काम होता है। हालांकि राजनीतिक दलों के ये 5 कार्य जो हैं ये आपके 5 नंबर के क्वेश्चन है जो है वो रेडी हो गया है। अगला प्रश्न है, किसी दल को राष्ट्रीय या प्रांतीय मानने का आधार क्या है? तो यहाँ पर राष्ट्रीय का आधार जो है वो हम देखते हैं कि किसी भी दल को अगर हम राष्ट्रीय पार्टी बनाना है तो उसके क्या मायने हैं, क्या आधार है, किस आधार पर वो पार्टी जो है वो राष्ट्रीय पार्टी कहलाएगी। यदि कोई पार्टी कम से कम 3 अलग अलग राज्यों में मिलाकर लोकसभा की 2% सीटें, ठीक है, 2014 के अनुसार 11 सीटें जीत लेती है तो वो एक राष्ट्रीय पार्टी बन जाती है। या फिर यदि कोई पार्टी 4 लोकसभा सीटों के अलावा लोकसभा या विधानसभा चुनाव में 4 राज्यों में अगर 6% वोट हासिल कर लेती है तो वो राष्ट्रीय पार्टी बन जाती है। या फिर यदि कोई पार्टी 4 या 4 से अधिक राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी के रूप में अगर उसे मान्यता प्राप्त है तो वो एक राष्ट्रीय पार्टी बन जाती है। हालांकि इस दौरान जो है तकरीबन 6-7 पार्टियां हैं जिन्हें राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा है, जैसे कि बहुजन समाजवादी पार्टी, भाजपा यानी कि भाजपा के बारे में, कांग्रेस जो है, ये सब जो है हमारी एक राष्ट्रीय पार्टियां हैं। ऐसे और भी बहुत हैं लेकिन ज़्यादातर जो हैं वो क्षेत्रीय दल हैं और क्षेत्रीय दल अपने अपने राज्यों में सीमित होते हैं जहाँ पर वो लगातार काम करते हैं। तीसरा प्रश्न है, विभिन्न प्रकार की दलीय व्यवस्था का वर्णन कीजिए। यानी कि कितने प्रकार की दलीय व्यवस्था मौजूद है उसके बारे में हमें बताना है। जैसे कि एक दलीय व्यवस्था, एक दलीय व्यवस्था ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें शासन का सूत्र सिर्फ एक राजनीतिक दलों के हाथों में ही रहता है। इसमें क्या संभावना हो जाती है? इसमें वंशवाद की संभावना हो जाती है, यानी कि एक ही राजनीतिक पार्टी के सदस्य जो हैं वो सत्ता में रहेंगे, चाहे वो 5 साल रहें, चाहे 10 साल रहें, चाहे 20 साल, 50 साल या 60 साल। तो वहाँ पर आप लोकतंत्र के तो मायने ही खत्म हो जाते हैं। दूसरी दल की प्रणाली है द्विदलीय प्रणाली, यानी कि ऐसा देश जहाँ पर 2 दल ही होते हैं। तो ऐसी व्यवस्था जहाँ शासन का सूत्र 2 दलों के हाथ में रहता है, कभी एक दल के हाथ में तो कभी दूसरे दल के हाथ में। जैसे कि इसके अगर हम उदाहरण देखें तो ब्रिटेन तथा अमेरिका में अगर हम देखें तो 2 दल ही हैं। जैसे अमेरिका में और ब्रिटेन में अगर मैं दलों की बात करूं तो अमेरिका में एक रिपब्लिकन पार्टी है और एक डेमोक्रेटिक पार्टी है। उसी तरीके से ब्रिटेन में एक कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी है। तो वहाँ पर यही 2 पार्टी जो हैं उन्हीं का वर्चस्व रहता है। बहुदलीय प्रणाली का मतलब है जिस देश में 2 से अधिक दल हों, जैसे कि भारत, उसका उदाहरण है भारत में आपको बहुत सारे दल देखने को मिल जाएंगे और यहाँ पर लोगों के पास ऑप्शन बहुत होते हैं और जब बहुत सारे दल होते हैं तो स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से गठबंधन की सरकार बनती है। हम देखते हैं कि भारत में जो है वो काफ़ी गठबंधन की सरकारें जो हैं पाई जाती हैं और आज भी मौजूदा टाइम पर गठबंधन की जो सरकार है वही
यानी कि एनडीए की सरकार जो है वो गठबंधन की सरकार है जो आज मौजूदा टाइम पे शासक दल सत्ता में बैठी हुई है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में राजनीतिक दलों के सामने विभिन्न चुनौतियों की व्याख्या कीजिए। इसका मतलब है कि राजनीतिक दल जो हैं वो कौन कौन सी चुनौतियों का सामना इस दौरान कर रहे हैं। तो आंतरिक लोकतंत्र का अभाव, यानी कि पार्टी में लोकतंत्र का अभाव होता है, उनके बीच में इस तरह की जागरूकता नहीं होती कि वो लोकतंत्र को आगे ले जा सकें। वंशवाद, राजनीतिक पार्टियों में देखा जाता है कि जैसे पिता है, फिर उसके पुत्र या उनकी पत्नी जो है वो पार्टी में आती हैं, उसके बाद उनके पुत्र, इस तरीके से एक वंशवाद चल जाता है जो कि पार्टी में हमें देखने को मिलता है। पैसा और आपराधिक तत्वों का प्रभाव, यानी कि पार्टी में बहुत ज़्यादा जो पैसा है और जो क्रिमिनल एक्टिविटी के जो नेता होते हैं वो पार्टी की छवि खराब करते हैं, जो कि राजनीतिक दलों के सामने एक चुनौती है। एक सकारात्मक विकल्प देने की अक्षमता, यानी कि अगर आप जनता के सामने एक अच्छी राजनीतिक पार्टी प्रस्तुत करेंगे तो ही जनता आपको वोट देगी, लेकिन लोगों के सामने एक आप जो आज के जो राजनीतिक दल हैं वो एक अच्छा विकल्प नहीं बन पाते हैं, जिसकी वजह से लोग जो हैं उनका राजनीतिक दलों के ऊपर से विश्वास जो है वो हटता जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख विचारात्मक तत्वों की विवेचना कीजिए। यानी कि हमें बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या विचारधारा रही है। तो उनकी जो विचारधारा रही है वो देशवासियों के बीच में एक मैत्री संबंध सबके बीच में हो, इसको प्रोत्साहित करना है। जाति, धर्म, प्रजाति या प्रांतीय भेदभाव से ऊपर उठकर राष्ट्रीय एकता को पे वो बल देते हैं। जटिल समस्याओं पर शिक्षित वर्ग की राय ली जाती है। भविष्य के जनहित कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना और जनमत को संगठित व प्रशिक्षित करना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, यानी जो कांग्रेस पार्टी है, इसका प्रमुख लक्ष्य है। अगला प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी की प्रमुख विचारात्मक तत्वों की विवेचना कीजिए। यानी कि हमें भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है उसके बारे में बताना है। तो भाजपा की जो आधिकारिक विचारधारा है वो एकात्म मानववाद की है। एकात्म मानववाद का मतलब होता है जैसे कि ये मानव है, ये उसकी सोसाइटी है, फिर उसका राज्य है, फिर उसका देश है, तो ये सब इससे इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं एकात्म मानववाद। अच्छा, उसके बाद दूसरा पॉइंट है, भाजपा आंतरिक उदारीकरण का समर्थन करती है। आंतरिक उदारीकरण का मतलब है कि भाजपा जो है वो जो देश में व्यापार हो रहा है, औद्योगिकरण हो रहा है, उसको सपोर्ट करती है और चाहती है कि जो देश में सामान बन रहा है वो अच्छे लेवल पे बने, ताकि उद्योग को जो है वो उसका विकास हो सके। तीसरा पॉइंट है, ऐतिहासिक रूप से भाजपा की नीति जो है वो जनसंघ की ही भांति हिंदू राष्ट्रवाद पर आधारित रही है। ये अगर हम देखें तो जो एक पुरानी जो विचारधारा है, जो भारतीय संस्कृति है, उसको समेटे हुए रहते हैं, और जो एक हिंदू राष्ट्रवाद है उस तरह की विचारधारा जो है वो भारतीय जनता पार्टी की शुरू से रही है। अगला प्रश्न है, गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं? भारतीय लोकतंत्र में गठबंधन सरकार की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो हमें यहाँ गठबंधन सरकार क्या होती है उसके बारे में बताना है, और भारत की अगर हम देखें राजनीति में तो गठबंधन सरकार क्या भूमिका निभाती है। तो गठबंधन सरकार का मतलब है जो कई दलों द्वारा मिलकर बनाई जाती है, कई राजनीतिक पार्टियां जो मिलके हैं वो गठबंधन सरकार बनाती हैं। तो 1989 से भारत में गठबंधन की राजनीति का युग शुरू होता है, क्योंकि उससे पहले हम देखते हैं कि कांग्रेस का दबदबा रहा है काफ़ी सालों तक भारत में, लेकिन धीरे धीरे करके कांग्रेस जो है वो भारतीय जो लोग हैं उनकी जो एक उनकी विचारधारा है वो लोगों के अनुसार ना रही, और लोगों का जो एक महत्व है कांग्रेस पार्टी के ऊपर, जो विश्वास था, वो धीरे धीरे कम होता गया, जिसकी वजह से अन्य क्षेत्रों में क्षेत्रीय पार्टियां जो हैं वो उभरी और एक गठबंधन सरकार का जो राजनीति का चलन था वो शुरू हुआ। तो जो हम आज भी देखते हैं कि भारतीय राजनीति में आज भी खूब गठबंधन सरकारें जो हैं वो राज्यों में बनती हैं, और हमारे केंद्र में भी इस समय गठबंधन सरकार ही है। भारत में गठबंधन सरकार इसलिए आवश्यक हो जाती है क्योंकि किसी भी दल को लोकसभा में बहुमत नहीं मिलता। देखिए, कुछ पार्टी को लगता है कि ये पार्टी मेरे लिए अच्छी है, कुछ लोगों को लगता है कि ये पार्टी मेरे लिए अच्छी है। तो इस तरीके से बहुत सारे जो लोग हैं वो अलग अलग पार्टी पर विश्वास जताते हैं, तो इससे एक पार्टी को जो बहुमत है वो नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से गठबंधन हो जाते हैं।
भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, अतः गठबंधन सरकार भारत की बदलती हुई दलीय राजनीति में राजनीतिक व्यवस्था की एक आवश्यकता है। यानी कि हमारी एक आवश्यकता है, क्योंकि अगर एक ही पार्टी को बहुमत नहीं मिलेगा तो हमें दूसरी पार्टी का सपोर्ट लेना ही पड़ेगा, और ये एक आवश्यकता बन गई है इस दौरान, और इस वजह से भारतीय राजनीति में गठबंधन का महत्व बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, प्रांतीय दल से आप क्या समझते हैं? किसी भी दल को प्रांतीय दल का दर्जा कब दिया जाता है? अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था कि राष्ट्रीय पार्टी कैसे बनती है, क्या आधार है। अब हम बात करेंगे कि कोई भी पार्टी जो है वो प्रांतीय दल कैसे बनती है। तो क्षेत्रीय पार्टी का मतलब है उस पार्टी से जो किसी क्षेत्र तक सीमित हो, उनकी गतिविधियां भी उन्हीं क्षेत्र या राज्यों में सीमित होती हैं। और इनको प्रांतीय दल का दर्जा कैसे मिलता है? यदि कोई पार्टी राज्य विधानसभा की कुल सीटों में कम से कम 3% सीट हासिल कर ले तो उसे या 3 या उससे ज़्यादा भी, तो कम से कम 3, तो वो एक प्रांतीय दल बन जाता है। यदि कोई पार्टी लोकसभा के लिए उस राज्य के लिए आवंटित प्रत्येक 25 सीटों या उस संख्या की किसी भी भिन्न के पीछे कम से कम 1 सीट प्राप्त अगर कर लेती है लोकसभा की, तो वो एक प्रांतीय दल का दर्जा उसको मिल जाता है। यदि कोई पार्टी लोकसभा या राज्य विधानसभा के चुनाव में जितने भी सही वोट पड़े हैं उसमें कम से कम अगर 6% मत पर अगर वोट हासिल कर लेती है, या कम से कम 1 लोकसभा सीट या 2 विधानसभा सीट जीत लेती है, तो फिर वो एक प्रांतीय दल का दर्जा उसको मिल जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में क्षेत्रीय दलों के उभार ने संघवाद और लोकतंत्र को मजबूत किया है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? व्याख्या कीजिए। देखिए, भारत में समय समय पर अलग अलग क्षेत्रीय पार्टियों का गठन होता रहा है और ये देश के संसदीय विकास में, संसदीय लोकतंत्र में अपनी भूमिका भी निभाते रहे हैं। इन पार्टियों ने कई राज्यों में सरकारें बनाई हैं, अपनी नीतियां तथा कार्यक्रम लागू करने का प्रयास किया है। कुछ क्षेत्रीय पार्टियां केंद्र में गठबंधन की सरकार में साझेदार भी रही हैं। ये जो पॉइंट है यहाँ आ गया है, ये यहाँ इसकी तरफ आएगा। ठीक है, ये पूरा एक सेंटेंस हो जाएगा। अगला पॉइंट है, क्षेत्रीय पार्टियों ने भारत में केंद्र राज्य संबंधों पर गहरा प्रभाव डाला है। अब वे अपने अपने क्षेत्रीय हितों के साथ भारत की एकता और अखंडता की बात को मजबूती से उठाती हैं। यानी कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जिस तरीके से अगर हम देखें तो किसी भी सरकार को बनाने में इन क्षेत्रीय पार्टियों का बहुत बड़ा योगदान होता है, और वो एक एकता और अखंडता के साथ जो है वो पूरे देश में अपनी सरकार बनाते हैं, चलाते हैं, राज्यों में अपनी सरकार बनाते हैं। तो एक अगर हम देखें तो ये जो क्षेत्रीय दल हैं, इनसे हमारा संघवाद और लोकतंत्र मजबूत हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, तमिलनाडु के 2 प्रांतीय दलों के नाम चुनाव चिन्ह के साथ लिखिए। यानी कि हमें तमिलनाडु के जो 2 दल हैं उनके चुनाव चिन्ह के साथ नाम लिखने हैं। तो पहला है द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, उगता हुआ सूरज इसका चुनाव चिन्ह है, और अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। ठीक है, एक ही मतलब 2 पार्टियां हैं, नाम कुछ मिलते जुलते हैं, हालांकि इसमें अखिल भारतीय अन्ना जो है वो ऐड हो गया है। तो इसका जो है उगता सूरज और इसका है 2 पत्ती चिन्ह, यानी कि 2 हरी पत्ती हैं, इस तरीके से वो इनका चुनाव चिन्ह है, और इनका है उगता सूरज। ठीक है, ये तमिलनाडु की 2 मुख्य क्षेत्रीय पार्टियां हैं। अब अनुच्छेद दिया हुआ है, आप बच्चे सारे अनुच्छेद को ध्यान से पढ़ेंगे, अपनी वर्कशीट को देखेंगे, उसके रिलेटेड 4 क्वेश्चन हैं छोटे छोटे, उसको हम करेंगे। तो पहला प्रश्न है, बहुदलीय व्यवस्था क्या है? जिस देश में 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दल ऐसी स्थिति में हों जिनमें चुनाव उनमें से किसी को भी स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, रिजल्ट आया और कोई भी स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, तो वहाँ जो सत्ता की होड़ में दल अवसर का देखते हैं, प्रयोग करते हैं कि किसको, अगर हम जो हैं इसके साथ हो जाएं तो हम सरकार बना लेंगे, या हम दूसरी पार्टी के साथ हो जाएं तो हम सरकार बना लेंगे। तो एक होड़ सी लग जाती है और अवसर का प्रयोग करके सरकार बनाने का एक कोशिश की जाती है, उसे हम बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। अगला प्रश्न है, गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं? हालांकि काफ़ी बच्चों को ये क्लियर हो गया होगा कि गठबंधन सरकार क्या होती है। तो गठबंधन सरकार का मतलब है जो कई दलों द्वारा मिलकर बनाई जाती है। जब कई पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ने व सत्ता में आने के लिए सरकार बनाती हैं, इसे गठबंधन सरकार कहते हैं। क्या चीन में बहुदलीय व्यवस्था है? नहीं, चीन में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। वहाँ पर एक पार्टी है, और जो अन्य पार्टियां अगर कभी आती हैं तो उस मेन जो कम्युनिस्ट पार्टी है वहाँ पे, उससे उनको एक तरीके से परमिशन लेनी पड़ती है, और उसके बाद जो है वो राजनीतिक पार्टियां बनती हैं। हालांकि वहाँ पर भारत जैसी बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। उपरोक्त
गद्यांश का सार अपने शब्दों में लिखिए। यानी कि जो अनुच्छेद दिया हुआ है इसको एक समराइज करके आप अपने शब्दों में लिखिए। तो उपरोक्त गद्यांश में बहुदलीय व्यवस्था व गठबंधन के महत्व को बताया गया है। भारत में 2004 के संसदीय चुनाव में ऐसे 3 प्रमुख गठबंधन थे, जैसे कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए, और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन और वाम मोर्चा। ठीक है, ये 3 ऐसे गठबंधन हैं जो 2004 की जो राजनीति है उसमें इन्होंने प्रबल भूमिका निभाई थी। उसके बाद है, परंतु कभी कभी हम ये बहुदलीय व्यवस्था में देश को अस्थिरता की ओर ले जाती है, क्योंकि जो ये जो बहुदलीय व्यवस्था होती है, कहीं ना कहीं इससे जो राजनीति है वो हम ये देखते हैं कि लोकतंत्र और संघवाद मजबूत हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति में जो है एक अस्थिरता आ जाती है। लोगों का विश्वास जो है वो किसी एक पार्टी पे नहीं हो पाता है। इतने सारे ऑप्शंस होने के बाद लोगों का जो विश्वास है वो अलग अलग पार्टियों पे अलग अलग समय पर बदलता रहता है। तो ये जो बहुदलीय व्यवस्था है देश को अस्थिरता की ओर भी ले जाती है। तो बच्चों, यहाँ पर जो हमारी वर्कशीट है ये कंप्लीट होती है। यानी कि राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ जो पुनरावृत्ति की जो वर्कशीट है, ये रिवीजन वर्क हमारा कंप्लीट होता है 3 से 5 नंबरों का। मैं आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो सही लगा होगा, अच्छा लगा होगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल एडू कलर्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।